ही देखें, ठीक है ना। जितना कॉन्सेप्ट आपको इस फली की संरचना को देखने से इसका जितना कॉन्सेप्ट क्लियर होना है उतना आपको कहीं पर भी कोई भी संरचना इस कॉन्सेप्ट को क्लियर करने में असफल है, ठीक है। अब इसके बाद में आगे चलते हैं अपन इस पराग कोश की संरचना का टीएस काट क्या लेते हैं। इस पराग कोश की संरचना का टीएस काट लेते हैं। जैसे ये पराग कोश है, इस पराग कोश को इस तरह से हम टीएस काट रहे हैं। जैसे ये पराग कोश हो गए, एक पाली, ये दूसरी पाली, और बीच में इसका योजी आ गया और नीचे कनेक्टिव टिश्यू आ गया। हम क्या कर रहे हैं, इसका ये इस तरह से टीएस काट रहे हैं। कौन सा काट रहे हैं, टीएस काट रहे हैं। तो अगला हेडिंग डालें, पराग कोश का टीएस, ठीक है। देखो भाई, ये संरचना पराग कोश की इस संरचना को हमने ऐसे टीएस काटा तो ये संरचना इस तरह से दिखेगी। ये एक पाली, ये दूसरी पाली, बीच में ये इसका योजी भाग और ये इसका पूतंतु भाग। और इसके अंदर प्रत्येक के अंदर आप देखेंगे ये से एक और ये दो बीजाणुदानियां हैं। इसमें भी कितनी बीजाणुदानियां हैं, दो, एक और दो। जब परिपक्व होती है तो इस एक पाली की दोनों बीजाणुदानियां क्या हो जाएगी, एक हो जाएगी। इस एक पाली दूसरी पाली की जो दोनों बीजाणुदानियां हैं वो भी क्या हो जाएगी, एक हो जाएगी, ठीक है ना। तो ऐसा करके जो परिपक्व पराग कोश है उसके अंदर फाइनली कोष्ठ है वो कितने बचते हैं, 2 चैम्बर बनते हैं। स्टार्टिंग में 4 चैम्बर, लेकिन बाद में क्या होगा, ये दोनों मिलकर के क्या हो जाएंगे, एक चैम्बर बना देंगे। दोनों मिलकर के क्या बना देंगे, एक चैम्बर बना देंगे, ठीक है। अब देखो इस संरचना को, अब देखो इनमें ये संरचना हो गई लघु बीजाणुदानी, ये एक हो गई, ये दूसरी हो गई, तीसरी हो गई, ये 4, चौथी हो गई। ये जो बीच के अंदर जो संरचना है लाल रंग से जो दर्शाई गई है उस संरचना को क्या कहा हमने, योजिका। उस संरचना को क्या कहा, योजी कहा। अब देखो एक चीज और बताता हूं आपको, चले भाई, अब कुछ परतें हैं इसके ऊपर आवरण है ऐसे, ये जो क्या करते हैं, इनको ऐसे आवृत करते हैं। इन बीजाणुदानियों को ये क्या कर रहे हैं, आवरण कर रहे हैं, ठीक है। और एक और आवरण है जो क्या करता है, प्रत्येक बीजाणुदानी के चारों ओर। ये आवरण क्या है, प्रत्येक बीजाणुदानी के चारों ओर है, ठीक है। तो इस प्रकार से ये जो संरचना हो रही है परागकोश के टीएस कार्ड की, इस कार्ड को अब मैं यहाँ डिटेल्स बनाऊंगा, ठीक है ना। इस डिटेल्स बनाए अगर अपन, ठीक है, ये बीच में आ गया योजी, बीच में क्या आ गया, योजी या कनेक्टिव टिश्यूज। और यहां पर ये आ गई एक लघु बीजाणुदानी, ये दूसरी लघु बीजाणुदानी, तीसरी लघु बीजाणुदानी और चौथी लघु बीजाणुदानी। ये 4 लघु बीजाणुदानियां आ गई। और ये जो संरचनाएं हैं
ये इसकी भित्तियाँ हैं, ठीक है ना। तो इस रचना को मैं लिख दूं लघु बीजाणु दानी, ठीक है। और इस लघु बीजाणु दानी के चारों ओर ये ऐसे आवरण है, जैसे ये एक पहला आवरण आ गया, उसके बाद में ये दूसरा आवरण आ गया, ठीक है ना। उसके बाद में तीसरा आवरण आ गया, और इस तीसरे आवरण के बाद में एक आवरण आता है वो है चौथा आवरण। और ये चौथा आवरण क्या करता है, इन लघु बीजाणु दानी के चारों ओर है। पहले वाले तो क्या है, चारों लघु बीजाणु दानियों को एक साथ परिबद्ध करते हैं, और ये चौथा आवरण है सबसे अंदर वाला है, वो क्या करता है, इस प्रत्येक लघु बीजाणु के लिए क्या है, सेपरेट है। प्रत्येक लघु बीजाणु दानी के लिए क्या है, सेपरेट है। अब देखो इन परतों को हम नाम दें, इन परतों को, बाहर के जो आवरण है उन आवरणों को हम नाम दें। जैसे ये सबसे बाहर का जो आवरण है ये 1 नंबर, ठीक है। इस आवरण को हमने नाम दिया आदिचर्म या एपिडर्मिस। उसके बाद में दूसरा जो आवरण है, इस दूसरे आवरण को हमने नाम दिया, ये 2nd नंबर पर है, उसे नाम दिया, ये दूसरा आवरण, इसे नाम दिया एंडोथीसियम, ठीक है। उसके बाद में जो तीसरा आवरण आ रहा है अपने पास में, ये है मिडल लेयर, तीसरी, जिसे मध्य परतें या मिडल लेयर्स कहेंगे। और उसके बाद में ये जो चौथा आवरण है जो इसका सेपरेट है, चौथा आवरण प्रत्येक बीजाणु दानी का, और उसे बोलेंगे हम टेपिटम। क्या बोलेंगे इसे, टेपिटम या पोषोतक। पोष यानी पोषण प्रदान करने वाले उत्तक हैं ये, ठीक है। तो ये इस तरह से इस पर क्या हो गए, 4 आवरण हो गए। एक लघु बीजाणु दानी की संरचना के अंदर या एक परागकोश के टीएस कार्ट के अंदर हमें कितने आवरण दिखाई देते हैं, 4 प्रकार के आवरण हैं वो हमें दिखाई देते हैं। अब देखते हैं कि हम इस एक संरचना का डिटेल स्टडी लेते हैं। ये जो एक लघु बीजाणु दानी है, उस एक लघु बीजाणु दानी की स्टडी को हम ले रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ लिखें अपन, वही चल रहा है, चलो कोई बात नहीं, परागकोश की संरचना। तो देखो भाई, यहाँ ये ले ली हमने एक बीजाणु दानी, इसकी ये बाहरी परत है, सबसे बाहरी परत, और ये 1 नंबर, और इस 1 नंबर परत को मैं क्या नाम दे रहा हूँ, यहाँ पर इस परत को मैं नाम दे रहा हूँ, पहली परत वो है एपिडर्मिस या अधिचर्म, एपिडर्मिस या अधिचर्म। और इस एपिडर्मिस या अधिचर्म की क्या विशेषता है, देखो भाई, कि पहली चीज ये जो एपिडर्मिस है वो एपिडर्मिस एक स्तरीय है। कितनी कोशिकाओं की कितनी स्तरीय है, एक स्तर है, पतली परत है। तो पॉइंट्स क्या बनेंगे इसके, एक स्तरीय, पतली परत। कार्य क्या है,
बाहर के जितने भी जो भी आवरण होते हैं उनके जीव विज्ञान की दृष्टि से उसका कार्य क्या होता है, सुरक्षा का कार्य होता है। और इसका कार्य क्या लिख दें हम, ये सुरक्षा कार्य करती है। अब चलें हम दूसरी परत पर, अब चलें दूसरी परत पर। तो दूसरी परत का नाम है, जस्ट इसके अंदर वाली आएगी, उसका नाम है एंडोथीसियम, ENDOTHECIUM, एंडोथीसियम। ठीक है, हिंदी नाम है अंतः, हरिओम 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 हरिओम, अंतःस्थीयम, अंतःस्थीयम। एंडोथीसियम की क्या विशेषता देखो भाई, जैसे यहाँ पर ये जो दूसरी परत आ रही है एंडोथीसियम की, तो इस एंडोथीसियम की क्या विशेषता देखो। जैसे अगर हम ये कहें कि ये एक वृत्त है, ये क्या है, वृत्त है, ये इसका एक केंद्र बिंदु है, तो ये इसकी क्या है, त्रिज्याएं हैं, ये इसकी क्या है, त्रिज्याएं हैं। ठीक है ना, ये इसकी क्या है, ऐसे त्रिज्याएं हैं। ठीक है, मान लिया। अब इसकी जो कोशिकाएं हैं, किसकी, एंडोथीसियम की जो कोशिकाएं हैं, जैसे देखो एक तो कोशिका होती है ये लंबाई और चौड़ाई में समान, एक कोशिका ये है जो ऐसे चपटी होकर के लंबी हो गई, ठीक है ना, और एक कोशिका हो गई ये इस तरह से लंबी हो गई। इन दोनों में क्या फर्क है, ये इस तरह से, ये इस तरह से दीर्घित है, ये भी कोशिका दीर्घित है, ये भी कोशिका दीर्घित है। ये कोशिका किसके सापेक्ष है, इस त्रिज्या के सापेक्ष है। किसके सापेक्ष है, इस त्रिज्या के सापेक्ष है। तो ये जो त्रिज्या है इस त्रिज्या के सापेक्ष दीर्घित है। तो पहला पॉइंट देखो, सेल इसकी त्रिज्या के सापेक्ष दीर्घित है, ठीक है ना, इसलिए इन्हें क्या कहा, अरीय दीर्घित, अरीय दीर्घित कहा। इसे रेडियली इलोंगेटेड कहा। क्या कहा, इसे रेडियली इलोंगेटेड कहा। ये पहला लक्षण एंडोथीसियम का सबसे इंपॉर्टेंट लक्षण है कि कौन सी सेल है वो रेडियली इलोंगेटेड होती है। क्वेश्चन बनने की संभावनाएं बनती है यहाँ कि रेडियली इलोंगेटेड सेल्स किसकी होती है, तो वो है इस एंडोथीसियम परत की। दूसरी विशेषता की बात करें यहाँ पर, दूसरी विशेषता की बात करें कि ये जो इस परत की, अब ये जो सेल्स है जो रेडियली कैसी थी, इलोंगेटेड थी, ठीक है ना, ये सेल्स है, जैसे कह दिया ये से रेडियली इलोंगेटेड सेल का ये एक स्तर है, ठीक है। तो क्या हुआ, एक स्तरीय, कोशिकाओं के स्तर कितने हैं, एक स्तर। और इसके अंदर यहाँ देखें, अब एक अलग ही चीज मिलेगी आपको, इसके अंदर एक इस तरह की पट्टियां पाई जाती है, यस, ये पट्टियां हैं सेल्यूलोज की, अल्फा सेल्यूलोज की। किसकी पट्टियां, ये अल्फा सेल्यूलोज की पट्टियां हैं। तो अगला पॉइंट क्या हुआ, इसके अंदर अल्फा सेल्यूलोज की पट्टियां हैं, इसमें अल्फा सेल्यूलोज की पट्टियां हैं। और ये अल्फा सेल्यूलोज की जो पट्टियां हैं वो कैसी है, ये यू आकार की,
किस आकार की है? यू आकार की अल्फा सेल्यूलोज की पट्टियां हैं वो इसमें पाई जाती है। अब देखो सेल्यूलोज का क्या गुण है। सेल्यूलोज के अंदर ये एक गुण है कि सेल्यूलोज क्या करता है, जल अवशोषण का गुण है। तो कहने का मतलब ये जल को जब ग्रहण करता है और जल को छोड़ता है तो इसके अंदर एक खिंचाव और संकुचन की इस तरह के भाव पैदा होते हैं या गुण पैदा होते हैं। तो इसके कारण देखो जब परागकोश परिपक्व होगा तो उस समय इस अल्फा सेल्यूलोज पट्टियों के अंदर खिंचाव पैदा होगा। ठीक है, और ये खिंचाव किस तरह से पैदा होगा, जैसे ये सबसे बाहर का स्तर है, बाहर का स्तर में जैसे कह दिया कि ये एंडोथीसियम की सेल्स है और इसमें खिंचाव पैदा होगा। खिंचाव पैदा होगा तो क्या होगा, ये इस तरह से खुलेगा। ठीक है ना, तो या तो यहाँ से खुल जाओ या और किसी निश्चित स्थान से खुल जाओ, लेकिन ये क्या करता है, बाहरी स्तर में खिंचाव पैदा करता है। तो अब बाहरी स्तर में खिंचाव पैदा करता है तो जैसे कह दिया कि ये परागकोश है तो बाहरी स्तर में खिंचाव पैदा करेगा तो ये इससे परागकोश को क्या करेगा, खोलने का काम करता है, परागकोश के स्फुटन का कार्य करता है। ठीक है ना, तो ये किसमें है, इसके अंदर खिंचाव उत्पन्न होता है, इनमें खिंचाव उत्पन्न होता है और ये खिंचाव है ये क्या करता है, परागकोश स्फुटन में सहायक है। ये खिंचाव किसमें है, परागकोश स्फुटन में सहायक है। ठीक है, तो एंडोथीसियम का सबसे महत्वपूर्ण कार्य कौन सा हुआ, ये अल्फा सेल्यूलोज की पट्टियां जो परागकोश के स्फुटन के अंदर सहायक होती है, ये सबसे महत्वपूर्ण कार्य है। अगर ऐसे क्वेश्चन आ जाए परागकोश एंडोथीसियम परत का सबसे महत्वपूर्ण कार्य कौन सा है, ठीक है ना, या सबसे महत्वपूर्ण गुण कौन सा है, फिर हम कहेंगे सेल है, रेडियली इलोंगेटेड है, ये एक स्तरीय है। ठीक है ना, इसके अंदर अल्फा सेल्यूलोज की पट्टियां पाई जाती है। ठीक है ना, तो इनमें सबसे महत्वपूर्ण जो गुण है वो कौन सा है, इस अल्फा सेल्यूलोज की पट्टियों का जो गुण है वो सबसे महत्वपूर्ण गुण है इसका। ठीक है, तो ये जो इसकी दूसरी परत बनी वो कौन सी बन जाएगी, ये वाली एंडोथीसियम। ठीक है, उसके बाद में अगली जो परत है 3 नंबर परत वो है मध्य परतें या मिडल लेयर्स। ये होती है 2 या 3 स्तरीय, 2 से 3 स्तरीय। ठीक है, जस्ट इसके अंदर की तरफ, जस्ट इसके क्या रहेगी, अंदर की तरफ, जैसे कह दें 1 2 और ये 3। ठीक है, तो ये मध्य परतें हैं। ठीक है, मध्य परतों की क्या विशेषता है, ये अल्पकालिक होती है। ठीक है, और कोई विशेष पॉइंट नहीं है इनका। ये कैसी है, 2 या 3 स्तरीय और अल्पकालिक है, 2 से 3 स्तरीय है और ये परतें अल्पकालिक है। मतलब जैसे जैसे परागकोश का परिपक्व होता जाता है वैसे वैसे इसकी सेल है वो डीजेनरेट होती जाती है। अब यहाँ एक शब्द काम में ले रहा हूं मैं, डीजेनरेट। कौन सा शब्द काम में ले रहा हूं, डीजेनरेट। डीजेनरेट शब्द का अर्थ क्या है, जैसे देखो ये सेल्स है 1 2 3, ठीक है,